भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही से हाल ही में हमने दिल्ली के ईरान कल्चरल हाउस में जाकर इंटरव्यू किया था। युद्ध संबंधी और ऊर्जा संबंधी संकट पर लंबी बातचीत हुई। इसका वीडियो भी हमने हाल ही में रिलीज किया, ये वाला। मगर समस्या ये हुई कि हमारे ज़्यादातर दर्शक हिंदी भाषी हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियो को देखा, मगर उनकी ये शिकायत थी, कुछ की ये शिकायत थी कि डॉक्टर इलाही और मेरी बातचीत को शब्दशः समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी से दिक्कत आ रही है। वीडियो के कमेंट में मुझे पर्सनल व्हाट्सएप और फोन पर कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर इलाही जो बोल रहे हैं कृपया उसको हिंदी में समझा दीजिए। तो आप दर्शकों की इस डिमांड को पूरा करने में आ चुका हूं और शुद्ध देसी स्टाइल में आपको बता देता हूं कि भारत में ईरान के सांस्कृतिक प्रतिनिधि ने क्या क्या कहा। वैसे आपको एक बात बता दें, बातचीत के बाद डॉक्टर इलाही को तुरंत प्रयागराज में संगम के लिए निकलना था, मगर फिर भी उन्होंने सारे सवालों के जवाब अच्छे ढंग से दिए और स्थिरता के साथ दिया। कमरे के बाहर तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से इंटरव्यू खत्म हो और हवाई जहाज पकड़ने के लिए निकले। बहरहाल जब से युद्ध शुरू हुआ है, आप तमाम दर्शक लगातार अमेरिका और इजराइल के उग्र व्यवहार के खिलाफ लिख रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने ईरान का समर्थन किया क्योंकि ईरान कहीं से भी गलत नजर नहीं आ रहा, अपनी सुरक्षा कर रहा है। तो आपकी ये बातें हमने ईरान के प्रतिनिधि तक पहुंचाया, उन्होंने आपका विशेष धन्यवाद कहा। अब इसके बाद उन्होंने जो कहना शुरू किया उसे जरा ध्यान से सुनिए। डॉक्टर इलाही कहते हैं कि अमेरिका के साथ ईरान का बहुत ही बढ़िया डील हुआ था। जब ओबामा की सरकार थी, लंबे वक्त से इस डील पर बातचीत चल रही थी और ओबामा गवर्नमेंट के दौरान डील पक्की हो गई, जिसे कि पर्शियन भाषा में बरजाम कहते हैं। इसके बाद अमेरिका में सरकार आती है डोनाल्ड ट्रंप की और उन्होंने कह दिया कि हम इस डील के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते। डॉक्टर इलाही कहते हैं कि अमेरिका के साथ ये डील वर्षों के लंबे बातचीत के बाद हुई थी, लंबी नेगोशिएशन हुई ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन के बीच। साथ ही साथ ये डील यूनाइटेड नेशंस में भी दर्ज हुआ था और 5 यूरोपीय देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, ये सब सहमत थे। लेकिन जब ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने इस डील को खत्म कर दिया और फिर ट्रंप के प्रशासन के साथ हमारा विवाद शुरू हो गया। इसके बाद दोबारा ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं और हमारे साथ नेगोशिएशन शुरू करते हैं और नेगोशिएशन यानी बातचीत के दौरान ही इजराइल ने हम पर हमला कर दिया। यानी जून 2025 के हमले की बात हो रही थी। डॉक्टर इलाही कहते हैं कि 12 दिन तक ये युद्ध चला। इसके बाद फिर से हमें नेगोशिएशन के लिए बुलाया गया, हम बातचीत के लिए तैयार भी हो गए और ईरान ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील अमेरिका को ऑफर किया। हमने जो ऑफर किया था वो इतना अच्छा था कि खुद अमेरिकी अधिकारी ही आश्चर्यचकित थे कि ईरान ने इतना बड़ा दिल क्यों दिखा दिया। यूके से एक अधिकारी जो कि अमेरिकी डेलीगेशन का हिस्सा थे, वो इस ऑफर को देखकर हैरान थे। इसके बाद हमने ओमान में भी बहुत सारी बातचीत किया, फिर जेनेवा गए। ओमान के विदेश मंत्री भी बहुत खुश थे, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी बहुत खुश था और उन्होंने कहा कि हमने बहुत उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, बातचीत में बहुत प्रगति हुई। और अचानक जब हम समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते थे, तभी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। इन्होंने हमारे नागरिकों पर हमला किया, हमारे स्कूलों पर हमला किया, हमारे अस्पतालों पर बमबारी शुरू कर दिया। यहीं से इस युद्ध की शुरुआत हो गई। ये लड़ाई हमारे खिलाफ शुरू की गई है, उन्होंने हमारे खिलाफ युद्ध शुरू किया। ये युद्ध ऐसा है जिसे हम नहीं चाहते थे। हमारी तरफ से ये युद्ध पूरी तरह से अस्वीकार्य था, लेकिन हमारे ऊपर थोपा गया। इसके बाद मेरा अगला सवाल था, जैसा कि दुनिया जानती है ईरान के सर्वोच्च नेता को मार दिया गया अमेरिका और इजराइल द्वारा। अब वहाँ पर नए सर्वोच्च नेता बना दिए गए हैं, आप कुछ जानते हैं उनके बारे में? और डॉक्टर इलाही जवाब देते हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता स्वर्गीय अयतुल्लाह अली खामेनेई एक आध्यात्मिक नेता थे। वो धार्मिक लीडर थे, बहुत ही पवित्र थे, बहुत ज्ञानी थे, प्रोफेसर थे, विज्ञान के क्षेत्र में भी एलीट थे, विचारक थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। मैं उनकी 70 से ज़्यादा किताबों का उल्लेख कर सकता हूँ जो उनके द्वारा लिखी गई। डॉक्टर इलाही बताते हैं कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता किताबें बहुत तेज पढ़ा करते थे, एक रात में 500 पन्ने तक पढ़ सकते थे। केवल उपन्यास जो उन्होंने पढ़े थे वो 1000 से भी अधिक पार्ट्स की किताबें थी। अलग अलग क्षेत्रों में उनकी विद्वता थी। हालांकि वो अपने घर के भीतर बहुत ही सादा जीवन जीते थे, विनम्रता से रहते थे। डॉक्टर इलाही ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के बारे में जो बता रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। इनका कहना है कि स्वर्गीय अयतुल्लाह अली खामेनेई अपने घर के भीतर बेहद सामान्य तरीके से रहते थे। मुझे याद है कि उनके घर में जो रसोई का डाइनिंग टेबल है वो प्लास्टिक का हुआ करता था। वो प्लास्टिक की कुर्सियों का ही प्रयोग करते थे ताकि सस्ता रहे। यहाँ तक कि जो कालीन वो इस्तेमाल करते थे वो भी 50 साल पुराना था। और जब हम लोगों ने यानी लोगों ने उसे बदलने का प्रयास किया तो ईरान के सर्वोच्च नेता ने बदलने से मना कर दिया। डॉक्टर इलाही कहते हैं कि उनका जीवन काफ़ी सादा था, साधारण था। कभी भी सरकार से यानी ईरान की सरकार से उन्होंने वेतन नहीं लिया, जबकि 47 साल तक ईरान में उच्च पदों पर रहे। 2 बार ईरान के राष्ट्रपति रहे, 37 साल तक ईरान के सर्वोच्च नेता बने रहे, कई साल तक संसद के सदस्य भी रहे। लेकिन आज तक उनका अपना कोई घर नहीं है। उनके 4 बच्चे हैं, उनमें से किसी का भी अपना कोई घर नहीं है, सब के सब किराए के घरों में रहते हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप अपना जीवन कैसे चला
चलाते हैं, यानी खर्चा वर्चा कैसे चलाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों से थोड़ा बहुत ले लेता हूँ, उसी से खर्चा चल जाता है। डॉक्टर इलाही कहते हैं कि इस्लामी गणराज्य ईरान के नए सर्वोच्च नेता भी लगभग वैसे ही हैं, उनका तरीका भी अपने पिता की तरह है। वैसे एक बात और बता दें, जिन डॉक्टर इलाही से हमने बातचीत किया वो ईरान के वर्तमान सर्वोच्च नेता यानी मुस्तफा खामनेई के बचपन के दोस्त हैं, जिसे हमारे यहाँ लंगोटिया यार कहा जाता है। दोनों लंबे वक्त तक साथ में पढ़े लिखे। डॉक्टर इलाही ने बताया कि मैं वर्तमान सर्वोच्च लीडर के बहुत करीब था। कभी कभी आधी रात के बाद भी मांस और दूध खरीदने के लिए वो उधार पैसे ले लेते थे। उन्होंने कभी भी वेतन नहीं लिया और बहुत ही साधारण लोग हैं। वो अपने देश के गरीब आवाम की तरह ही रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि जब पूर्व सर्वोच्च नेता से कहा गया कि जहाँ रहते हैं वो जगह छोड़कर चलिए दूसरे शहर में दूसरे घर में ज़्यादा सुरक्षित होगा, तो उन्होंने मना कर दिया और कह दिया कि अगर मैं नेता हूँ, इमाम हूँ, आध्यात्मिक नेता हूँ, देश का नेता हूँ, तो मैं गरीब लोगों को लड़ने के लिए भेजकर खुद छिप नहीं सकता। ये ठीक नहीं है और ये न्याय भी नहीं है। जब अधिकारियों ने उनके लिए बंकर बनाना चाहा ताकि वो ज़मीन के नीचे सुरक्षित जगह पर रह सकें, तो उन्होंने मना कर दिया और पूछा कि अगर आप 9 करोड़ ईरानियन जनता को ये सुविधा दे सकते हैं, यानी उन्हें भी बंकर के नीचे रख सकते हैं, सुरक्षित जगह पर भेज सकते हैं, तब मेरे लिए बंकर बनाइए, अन्यथा नहीं। यानी ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता ने कह दिया कि अगर 9 करोड़ ईरानी जनता को भी बंकर के नीचे रखा जा सकता है तभी मैं उसमें रहूंगा, वरना देश के लोगों को असुरक्षित छोड़कर मैं खुद सुरक्षा में नहीं जा सकता। और साफ साफ मना कर दिया कि मुझे ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लोगों के साथ, खासकर गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों के साथ ही रहना है। मेरी अंतरात्मा मुझे अनुमति नहीं देती कि मैं गरीब लोगों को लड़ने भेजूं और खुद छिप जाऊं या अपने लिए कोई विशेष सुविधा बना लूं। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कह दिया था कि मुझे लोगों के बीच रहना है। अगर लोग बमबारी के नीचे हैं तो मुझे भी बमबारी के नीचे ही होना चाहिए। अगर मेरी आवाम कष्ट झेल रही है तो मुझे भी कष्ट झेलना चाहिए। यही तो इस्लाम की विचारधारा है। डॉक्टर इलाही कहते हैं कि हमारे जो वर्तमान सर्वोच्च नेता बने हैं वो भी इसी विचारधारा के हैं। बहुत ही सादा जीवन जी रहे हैं, इसीलिए लोग ईरान में उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लोग उन पर भरोसा करते हैं और जब भी उनकी तरफ से आह्वान होता है लोग सड़क पर आ जाते हैं। आगे डॉक्टर इलाही ने कहा कि अभी जो सर्वोच्च नेता बनाए गए हैं वो इसलिए नहीं बने कि वो पूर्व सर्वोच्च नेता के बेटे हैं, क्योंकि ईरान में नेतृत्व की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं है, संस्थागत व्यवस्था है। यहाँ एक परिषद है जो 88 एक्सपर्ट से बनी हुई है। वहाँ लोग इकट्ठा होकर इस पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति की तलाश करते हैं, जांचते हैं। कई सारी मीटिंग और चर्चाओं के बाद मुस्तफा खामनेई को दूसरे सर्वोच्च नेता के रूप में चुना गया। वैसे यहाँ एक बात और साफ कर दें, मुस्तफा खामनेई पूर्व सर्वोच्च नेता के दूसरे बेटे हैं, यानी पहले नंबर वाले नहीं हैं। इन्हें 88 लोगों के ग्रुप ने काबिलियत के आधार पर चुना है। डॉक्टर इलाही कहते हैं कि मैं जानता हूँ जब पूर्व सर्वोच्च नेता थे तो उस टाइम पर भी कई बार मुस्तफा खामनेई को उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश हुई, लेकिन मुस्तफा ने मना कर दिया। और इस बार भी जब उन्हें चुना गया है तो उन्हें मालूम भी नहीं था कि क्या हो रहा है। टीवी समाचारों से उन्हें पता चला कि मुस्तफा खामनेई को सर्वोच्च नेता बनाया गया है। आगे डॉक्टर इलाही वर्तमान सर्वोच्च नेता की भी खूब तारीफ करते हैं। उन्हें सैद्धांतिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति और न्यायप्रिय व्यक्ति बताते हैं। अपने देश में गरीबों, पीड़ितों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के घोर समर्थक बताते हैं और खुद भी गरीबों की तरह ही जीवन जीना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका वर्तमान सर्वोच्च नेता से कोई व्यक्तिगत संबंध है, तो जवाब था कि बिल्कुल है। मैंने पूछा कि कब से, तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्लासमेट रहे हैं, कई वर्षों तक साथ में पढ़े लिखे हैं। क्लास में भी मुस्तफा खामनेई कई बार प्रोफेसरों के सामने अपने नए सिद्धांत रखा करते थे, यानी विद्वान थे और प्रोफेसरों की आलोचना भी कर दिया करते थे। हालांकि उस समय किसी को भी ये मालूम नहीं था कि वो सर्वोच्च नेता के बेटे हैं। सिर्फ मुझे और 2 अन्य लोगों को मालूम था कि मुस्तफा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर के सुपुत्र हैं। आगे मेरा सवाल था, मुझे जो जानकारी है आपके बारे में थोड़ी बहुत, उसमें पता चला कि आप दर्शन के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। दर्शन यानी फिलॉसफी। तो मैं जानना ये चाहता था कि क्या लड़ाई यानी युद्ध किसी भी विवाद का हल हो सकता है? इस पर उन्होंने कहा कि दर्शन कभी भी युद्ध शुरू करने की अनुमति नहीं देता और इस्लामी न्यायशास्त्र के अनुसार हमें युद्ध शुरू करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, लेकिन हमें आत्मरक्षा की अनुमति है। जैसे अगर कोई हथियारबंद लुटेरा आपके घर आ जाता है तो आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमारे खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया है ये पूरी तरह से अवैध है और अन्यायपूर्ण है। मैंने पूछा कि आखिर अमेरिका ने हमला किया क्यों, तो डॉक्टर इलाही कहते हैं कि ये युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच नहीं है। ज़्यादातर अमेरिकी लोग भी इस युद्ध से सहमत नहीं हैं। ये युद्ध तो इजराइल के प्रधानमंत्री और ईरान के बीच है, व्यक्तिगत युद्ध है। मैंने पूछा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति दबाव में है, तो डॉक्टर इलाही कहते हैं कि बिल्कुल अमेरिकी राष्ट्रपति दबाव में ही ये युद्ध लड़ रहे हैं। मेरा अगला सवाल था कि आप अक्सर कहते हैं कि भारत और ईरान के बीच हजारों साल पुराना संबंध है, तो क्या भारत की तरफ से आपको वो प्रतिक्रिया मिली जिसकी आपको उम्मीद थी? एंड नाउ वी कम टू इंडिया. As you always say that we have thousands of years relation between Iran and India, cultural relation and other things.
Do you get the response which you want from India? इसके जवाब में डॉक्टर इलाही कहते हैं कि हमारे पास जो प्रमाण है वो दिखाते हैं कि ईरान और भारत के बीच संबंध लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, कभी कभी तो 7000 बताया जाता है। ईरान भारत के साथ दर्शन, आध्यात्मिकता, न्याय, नैतिकता, संस्कृति और सभ्यता के माध्यम से 5 से 7000 वर्षों से जुड़ा हुआ है। यही हमारा संबंध बहुत मजबूत बनाता है। ईरान के जो लोग भारत में रहते हैं वो कहते हैं कि उन्हें कभी ये महसूस नहीं होता कि वो किसी अन्य देश में है, यानी विदेश में। वो बिल्कुल भी अजनबी महसूस नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने ही लोगों के बीच, अपने ही देश में है। हमारी संस्कृति भी एक जैसी है। साथ ही साथ जो भारतीय ईरान में रहते हैं वो भी ऐसा ही महसूस करते हैं, बिल्कुल अपने घर जैसा। यहाँ तक कि हमारी भाषा की जड़ भी एक ही है। उच्चारण भले ही अलग हों लेकिन भाषा एक ही है। कोई भी ईरानी भले ही दूसरी भाषा न सीखे लेकिन वो सामान्य बातों को समझ लेता है। और भारत के भाई बहनों से हमें जो मिला है वो अपेक्षा से कहीं ज़्यादा है। मैंने इतनी भावनाएं और संवेदनाएं भारत के लोगों से प्राप्त किया है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। लोगों ने धर्म से ऊपर उठकर हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े नजर आए। भारत के लोग ईरान और सर्वोच्च नेता के लिए बहुत दुखी थे। लोग रो रहे थे, शोक मना रहे थे, दुख जता रहे थे। बहुत सारे लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्होंने अपना पिता खोया तब भी इतना नहीं रोए जितना सर्वोच्च नेता के मारे जाने पर रो रहे हैं। डॉक्टर इलाही ने कहा कि मैं वास्तव में अपने भारतीय भाई बहनों की सराहना करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री भी 2 बार हमारे राष्ट्रपति से फोन पर बात कर चुके हैं। दोनों की अच्छी बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने भी 2 या 3 बार फोन किया। विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी हमारे दूतावास में आए और कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित हुए। भारत की सरकार के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है। अब मेरा अगला सवाल था, ईरान में हाल फिलहाल में जो लोग सड़क पर आए थे सत्ता के खिलाफ, हाँ, वो क्या मांग रहे थे और ऐसा क्या मांग रहे थे जो उनको नहीं दिया जा सकता था, और इसमें लगभग 3000 लोगों की को मार दिया गया। क्या ये मानवता के खिलाफ नहीं है? इसके जवाब में डॉक्टर इलाही कहते हैं कि आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है। हम पिछले 47 साल से अधिकतम आर्थिक दबाव में हैं, यानी 47 साल से ईरान बहुत ही भारी आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है, मगर फिर भी हम लोग जिंदा हैं। हालांकि इन प्रतिबंधों के कारण हमारे ऊपर बहुत सारे संकट भी हैं, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं। लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए कि होर्मुज बंद होने के 10-11 दिन में ही पूरी दुनिया में बाजार हिल गया। गैस, पेट्रोल, ब्रेड तक महंगा हो गया, कीमतें बढ़ गई। कुछ देशों में तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। सोचिए कि सिर्फ 10 दिन में ये हाल है दुनिया का, और हम 47 साल से इससे भी ज़्यादा प्रतिबंध झेल रहे हैं। उन्होंने हमें अपना तेल बेचने नहीं दिया, हमें अन्य ज़रूरी चीज़ें खरीदने की अनुमति नहीं दिया, यानी सिर्फ 10 दिन में दुनिया में त्राहिमाम हो गया। तो 47 साल से हमारे देश में जो संकट पैदा किया गया उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। लोग उन चीज़ों से नाराज़ हैं, परेशान हैं, सड़कों पर आए थे। हमारी जनता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन बाहरी देशों ने इसमें हिंसा फैलाया, हथियार भेजे, लोगों को ट्रेनिंग दिया, लोगों को निर्देश दिया कि कैसे मारना है, काटना है। और विदेशी लोगों ने हमारे लोगों के सिर काटे, नागरिकों को जला दिया, 3000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया। लेकिन ईरान की सरकार ने नहीं मारा, बल्कि विदेशियों ने मारा है और अपने हथियारों से मरवाया है। लोग चाहते थे, विदेशी ताकतें हमारे देश के भीतर संघर्ष पैदा करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मैंने पूछा कि आखिर ये युद्ध किस लिए? तो डॉक्टर इलाही कहते हैं कि वो लोग ईरान को 5 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा था कि ईरान का नक्शा बदल दिया जाएगा। मैंने पूछा कि इससे ट्रंप को क्या फायदा है? तो डॉक्टर इलाही ने कहा कि असल में अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश मजबूत देश बने। सिर्फ ईरान ही नहीं, उन्हें कोई भी मजबूत देश नहीं चाहिए। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के सारे देश बहुत कमजोर हों, छोटे छोटे हों, ताकि उन पर अपनी मर्जी थोपी जा सके। ये लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम हमसे $5 बिलियन का हथियार खरीदोगे, और सामने वाले के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे खरीदना ही पड़ता है। छोटे छोटे देशों को पैसे देने पड़ते हैं, चुप रहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, वरना उन्हें परेशान किया जाएगा। और तो छोटे छोटे देशों को गिफ्ट के रूप में हवाई जहाज इन लोगों को देना पड़ता है। इसलिए उन्हें मजबूत ईरान पसंद नहीं आ रहा। वो ईरान को कमजोर करना चाहते हैं। अमेरिका को दुनिया का कोई भी मजबूत देश पसंद नहीं है, लेकिन ईरान के मामले में उनका ये सपना ही रह जाएगा। ये लोग कभी भी ईरानियों का हित नहीं चाहते। इजराइल के भी एक मंत्री ने कहा था कि ईरान में सरकार बदलने के बाद हम ईरान की कई फैसिलिटीज पर हमला करेंगे। हमने सीरिया में भी किया और सीरिया की जमीन पर कब्जा कर लिया। यही उनका मकसद है। ये लोग कभी भी ईरान का हित नहीं चाहते, ईरान के लोगों का हित नहीं चाहते। ये ईरान को शांति देना नहीं चाहते, न्याय देना नहीं चाहते। यदि वो ईरान के लोगों की मदद करना चाहते, नागरिकों की मदद करना चाहते, तो इतने सारे सैंक्शन हम पर क्यों लगाते? हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, जिन्हें दवाइयाँ
नहीं मिल पाती, लेकिन अमेरिकी और उनके साथी इसकी परवाह नहीं करते। तो डॉक्टर इलाही ने कहा कि अमेरिका और इजराइल का प्लान था कि 3 दिन के भीतर ईरान की सरकार बदल देंगे, लेकिन यह सिर्फ एक सपना साबित हुआ। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अब वो लोग खुद ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं और समस्याओं को सह भी नहीं पा रहे। आर्थिक स्थिति को देखिए, कई देशों को इस युद्ध के बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि किसी से सलाह मशवरा नहीं किया गया, न यूरोपीय देशों से न किसी अन्य से। क्योंकि ये युद्ध अमेरिका या इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत फैसला है। उसने खुद ये फैसला लिया और अपने देश की कांग्रेस को भी नहीं बताया। ये लोग ईरान की सरकार से बदला लेना चाहते थे, लेकिन ये एक ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। आगे मेरा ये सवाल था कि ईरान के आसपास जो तमाम इस्लामिक देश हैं वो लगातार अमेरिका को मदद करते हैं, अपनी ज़मीनें तक उनको दी हैं अपने ठिकाने बनाने के लिए। तो क्या ऐसा नहीं है कि इस्लामिक देशों के बीच ही जो विवाद है उसका फ़ायदा अमेरिका उठा रहा है? और क्या ईरान इस तरफ कोई प्रयास करेगा कि भविष्य में आपसी संबंध आसपास के देशों के साथ अच्छे हो जाएं, ताकि अमेरिका को ये मौका न मिले? और क्या इस वॉर के बाद ईरान और आसपास के तमाम देश ऐसा कोई प्रयास करेंगे कि जो पुराने समीकरण थे वो बदलें और नए दोस्त बने, जिनसे पहले से दोस्ती थी वो दोस्ती टूटे, कुछ ऐसा नया हो सकता है? तो डॉक्टर इलाही ने कहा कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ ही हजारों सालों से रहते आ रहे हैं। हमारे बीच कहीं कोई समस्या नहीं थी, कोई संघर्ष नहीं था, कोई संकट नहीं था। लेकिन जैसे ही अमेरिका इस क्षेत्र में आया और उसने ईरान के आसपास 45 सैन्य ठिकाने बनाकर ईरान को घेर लिया, तब से संकट शुरू हुआ। हमने अपने तमाम पड़ोसियों को भी बताया है कि हम उन पर हमला करना नहीं चाहते, लेकिन जब उनके ठिकानों से हम पर हमला हो रहा है तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हम मजबूर हैं जवाब देने के लिए। दुनिया जानती है कि अमेरिका न्यूयॉर्क, वाशिंगटन या कैलिफोर्निया से हम पर निशाना नहीं बना सकता। वो हमें पड़ोसी देशों के ठिकानों से ही निशाना बनाते हैं। हमारे अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छे संबंध हैं। उम्मीद है युद्ध खत्म होने के बाद हमारे संबंध पहले से भी बेहतर होंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि अमेरिका उन्हें शांति और सुरक्षा नहीं दे सकता। यहाँ तक कि ईरान और हमारे पड़ोसी देशों की जनजातियाँ भी एक जैसी हैं। इन देशों के अधिकांश लोग मूल रूप से ईरानी हैं और कुछ ईरानी नागरिकों की जड़ें भी इन देशों से जुड़ी हुई हैं। हजारों साल पहले हमारे बीच कोई सीमाएं नहीं थी। हमें पूरा यकीन है कि युद्ध के बाद हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे बेहतर संबंध होंगे। आगे जब मैंने पाकिस्तान के बारे में पूछा तो उन्होंने एक लाइन में उत्तर दिया कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, शायद पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहे हो। भारत के लोग आपसे आगे क्या उम्मीद करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पूरे भारत में जो गरीब आवाम है, जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, वो इस क्राइसिस से, खासकर तेल और गैस की जो क्राइसिस हुई है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो भारत के लोग क्या उम्मीद करें, ईरान भारत को किस तरह से राहत दे सकता है होर्मुज़ के माध्यम से? इसके जवाब में डॉक्टर इलाही कहते हैं कि दुनिया भर में लोग इस युद्ध से परेशान हैं, मगर सवाल यह है कि युद्ध की जड़ क्या है, इस परेशानी की जड़ क्या है? तो जड़ ईरान नहीं है, बल्कि जड़ है ये युद्ध। इस युद्ध से पहले किसी को कोई परेशानी नहीं थी और आप 10-11 दिन में ही जो महसूस कर रहे हैं, हम पिछले 47 साल से वही झेल रहे हैं। डॉक्टर इलाही ने कहा कि मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि हम इन लोगों की तकलीफ से, यानी दुनिया की जनता की तकलीफ से खुश नहीं हैं। हमने ये स्थिति पैदा नहीं किया है। हम इस तकलीफ का कारण नहीं है, इसका कारण है अमेरिका और इजराइल। मुझे लगता है कि दुनिया भर के नेताओं को साथ आना चाहिए और इस युद्ध के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं, कई सारे देश कह रहे हैं कि ईरान को युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, मगर ये तो डबल स्टैंडर्ड। युद्ध हमने नहीं छेड़ा है, जिन्हें शुरू किया है आप उन्हें नहीं बोलते और हम पर ब्लेम करते हैं। अरे हम तो शिकार हुए हैं, ये युद्ध तो अमेरिका और इजराइल को रोकना है। मैं हैरान था कि ईरान पर जब हमला हुआ तो कुछ यूरोपीय नेताओं ने कुछ भी नहीं कहा, जब हमें मारा गया तब भी कुछ नहीं कहा गया, हमारे 175 छात्राओं को मार दिया गया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही तेल और गैस की कीमतें बढ़ने लगीं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ईरान को युद्ध रोकना चाहिए और होर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोल देना चाहिए। ये तो सीधे सीधे दोहरा मापदंड है। हम इन चीज़ों से खुश नहीं हैं, हम भी इस स्थिति के पीड़ित हैं। हर दिन सैकड़ों बार ईरान पर हमले हो रहे हैं, हर दिन सैकड़ों लोग इन हमलों में मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। हमें ज्ञान देने से बेहतर है कि जाके अमेरिका और इजराइल से कहिए कि युद्ध रोकिए, क्योंकि उन्होंने शुरू किया है। और अगर वो कहते हैं कि हम नहीं रुकेंगे तो ठीक है, आप जारी रखिए, लेकिन बाकी के देश भी तो इसमें परेशान हैं, पीड़ित हैं। ये अन्यायपूर्ण, मानवता के खिलाफ और नैतिकता के खिलाफ युद्ध है। इसके बाद मेरा अगला सवाल था कि ईरान कितने वर्षों तक युद्ध लड़ सकता है? How long can Iran fight? Iran is ready for fight. How long? तो डॉक्टर इलाही ने कहा कि ईरान तैयार है, 2 साल, 3 साल, 5 साल हम लड़ते रहेंगे। हमारे पास युद्ध लड़ने का अनुभव है, हमने 8 साल तक लगातार युद्ध लड़ा है और डटे रहे हैं। इस बार भी हम तैयार हैं। आगे डॉक्टर इलाही कहते हैं कि सभी ईरानी चाहते हैं कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन अगर हमसे बिना शर्त समर्पण मांगा जाएगा तो ये कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम अपनी इज्जत नहीं बेचते, अपनी आज़ादी नहीं बेचते, अपनी स्वतंत्रता नहीं बेचते। हम अपना खून दे देंगे लेकिन अपनी ज़मीन नहीं देंगे। आगे मैंने कहा कि भारत के लोगों
लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो डॉक्टर इलाही कहते हैं कि मैं अपने सभी भारतीयों की सराहना करता हूं, अपने प्यारे भाई बहनों की सराहना करता हूं। भारत के लोगों और सरकारों ने अच्छा काम किया, राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया। आपकी संवेदनाओं और सहानुभूति समर्थन के लिए धन्यवाद। तो ये थी मेरी और ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि के बीच बातचीत में एक विशेष बात ये समझ में आई कि ईरान के भीतर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बात एकदम साफ है। युद्ध हमने नहीं छेड़ा और सरेंडर हमारी नियति नहीं है। जो लड़ने आए थे वही इसे खत्म कर सकते हैं और शर्तें हमारी होंगी। और जो बात दिल पर लग गई वो ये थी कि 10-12 दिन में ही तेल और गैस का संकट देखकर पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। अरे हम तो 47 साल से प्रतिबंध झेल रहे हैं, यानी हमारे यहाँ कितनी समस्याएं होंगी। यानी अमेरिका जैसे देशों का अन्याय झेलते झेलते ईरान और ईरान के लोग भीतर से बहुत मजबूत हो चुके हैं। अब आप किस डर के कारण उन्हें झुकाएंगे, कैसे डराएंगे और कैसे सरेंडर करवाएंगे? ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।